दुनिया का सबसे पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र या सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन कौन से देश में था, और वहाँ से सबसे पहले कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, या फिर दुनिया में नरक का दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है, या फिर सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड कौन से देश को कहते हैं। इन्हीं कुछ ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में आते रहे होंगे, आपको पता भी हो सकता है, पता हो सकता है आपको ना पता हो, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में। जय हिंद, मैं हूं अरुण कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है मैप ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया का मानचित्र। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक हम यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यह है साउथ ईस्ट एशिया, इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इधर आपको दिखेगी वेस्ट एशिया के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल एशिया के बारे में। अगर आप एशिया के बाकी मैप की सीरीज़ की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं सेंट्रल एशिया। देखिए सेंट्रल एशिया जो है, ये सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। सेंट्रल एशिया कहाँ है? रसिया से नीचे, रसिया से दक्षिण में। नीचे आपको 3 देश मिलेंगे, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना। इनके ऊपर या इनसे उत्तर में इधर मिलेगा आपको कैस्पियन सी और रसिया। कैस्पियन सी और रसिया के पूर्व में और चाइना के पश्चिम में जो कुछ है वही है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया 1991 दिसंबर से पहले USSR का हिस्सा हुआ करता था। USSR यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त सोवियत संघ जो हुआ करता था, राष्ट्र संघ नहीं सॉरी, जो सोवियत संघ था उसका ही हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद सोवियत संघ USSR का विघटन हो गया और 5 देश यहाँ बने। कुल मिला के 15 देश बने थे। 5 आपको यहाँ दिख रहे हैं सेंट्रल एशिया के, 3 काकेशस स्टेट आपको यहाँ दिख रहे हैं। बाकी जब हम रशिया पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नॉर्थ एशिया, तब हम आपको बाकी बताएंगे कि कौन कौन से देश रशिया के विघटन के बाद, USSR के विघटन के बाद बने। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशिया की, तो यहाँ पे 5 देश आपको मिलेंगे। कौन कौन से देश मिलेंगे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 देश आपको मिलेंगे। ये पांचों के पांचों देश ही स्थलरुद्ध देश हैं, लैंड लॉक कंट्री है। हालांकि आपको यहाँ पर सी दिखाई देगा कैस्पियन सी, यहाँ पे दिखाई देगा आपको अरल सी। दोनों का आगे सी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों ही क्या है? सी नहीं है, दोनों ही झीलें हैं। क्यों? क्योंकि इनका सीधा लिंक किसी भी समुद्र के या महासागर के साथ इनका पानी जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इनके आगे सी लिखा है। आकार में बड़े हैं तो सी लिखा है, लेकिन दोनों ही झीलें हैं। कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। नीचे एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है कैस्पियन सी के बारे में, जाके आप डिटेल से देख सकते हैं। कैस्पियन सी के बारे में हम यहाँ कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। ये 5 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। याद नहीं रहते हैं कौन कौन से तान है, सारे के सारे ही तान है। और यहाँ पे कुछ एथनिक ग्रुप रहते हैं, उन ग्रुप के नाम पे, एथनिक लोगों के नाम पे इन देशों का नाम रखा गया है। जैसे कजाकिस्तान में कजाक लोग मिलेंगे, किर्गिस्तान में किर्गिस मिलेंगे, तजाकिस्तान में तजिक मिलेंगे, उज्बेकिस्तान में उजेक लोग मिलेंगे और तुर्कमेनिस्तान में तुर्कमेग मिलेंगे। मैं कैसे याद रखता हूँ? काकी ताऊ तुर्क हैं। का से कजाकिस्तान, की से किर्गिस्तान। अब मैं देखो क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। काकी ताऊ तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताऊ तुर्क हैं, तुर्कमेनिस्तान। काकी ताऊ तुर्क हैं। इस तरह से मैं इनको याद रखता हूँ। देखिए आगे हम पढ़ लेते हैं। यह मैप ऑफ एशिया में हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल एशिया। तारीख आज है 6 जनवरी 2022 है। काकी ताऊ तुर्क है से मैं इनको याद रखता हूँ। इनको मैं क्लॉकवाइज लेके चलता हूँ। पूर्व में आपको मिलेगा, वेस्ट में आपको मिलेगा कैस्पियन सी, पूर्व में आपको मिलेगा चाइना। नीचे जाएंगे आप साउथ में तो आपको मिलेगा ईरान, अफगानिस्तान और चाइना। ऊपर की तरफ आपको मिलेगा रसिया, और इन सब के चारों के बीच में ही मिलेंगे आपको 5 देश, जिनका नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इन सभी में सबसे बड़ा जो है वो कजाकिस्तान है। 1991 में USSR के विघटन के बाद ये 5 देश बने हैं। ये मैं सब आपको बता चुका हूँ। अगर हम इस सेंट्रल एशिया की ज्योग्राफी की बात करें तो ये सेंट्रल एशिया की ज्योग्राफी में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे आपको कुछ घास के मैदान मिलेंगे। इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे आपको घास के मैदान मिलेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र रसिया के अंतर्गत ही आता था। तो रसिया में घास के मैदानों को कहा जाता है क्या? स्टेपीज कहा जाता है, वो आपको पता होगा। तो जब रसिया में घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता था, तो जो हमारा कजाकिस्तान है वहाँ पे जो घास के मैदान है उनको भी स्टेपीज ही कहा जाता है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो एक दूसरा टॉपिक है। यहाँ पे हमें समझना है कि कजाकिस्तान में जो घास के मैदान मिलते हैं उन्हें स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2 नदियाँ बहती हैं मुख्य रूप से। ये आपको नीचे वाली दिखेगी, एक ऊपर वाली दिखेगी। ये जो आपको 2 नदियाँ दिख रही हैं, एक सिर दरिया है, एक आमू दरिया है। ये जो है सेंट्रल एशिया की मुख्य नदियां हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे आपको एक मिलेगी इर्तिश रिवर, जो कि यहाँ से घूम के चली जाएगी रसिया, और रसिया से जाके चली जाएगी आर्कटिक सागर। उसके बारे में हम रसिया वाले में चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक मिलेगी यूराल नदी। यूराल नदी क्या है? रसिया
के जो है यूराल पर्वत वहाँ से ओरिजिनेट होती है और आके कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यूराल नदी जो है वो एशिया और यूरोप का बॉर्डर भी बनाती है। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कुछ कजाकिस्तान का जो हिस्सा है वो यूरोप वाले क्षेत्र में भी पड़ता है। ये यूरोप है, यहाँ से यूराल नदी से जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वो यूरोप वाला हिस्सा है। तो कजाकिस्तान जो है एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। कजाकिस्तान 2 महाद्वीपों में पड़ने वाला देश है, याद रखिएगा ये बात। यहाँ पे आपको मिलेगा कराकम डेजर्ट। देखिए ये तुर्कमेनिस्तान वाला देश है। तुर्कमेनिस्तान में यहाँ पर आपको एक रेगिस्तान दिखाई दे रहा है जो काले रेत का रेगिस्तान है। काले रेत का रेगिस्तान जिसको कराकुम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको काले रेत का रेगिस्तान जो है वो तुर्कमेनिस्तान में दिखाई देगा। एक आपको लेक दिखाई देगी, इसका नाम है लेक बल्कास, जो कि अर्धचंद्राकार हाल्फ मून आकार की है, लेक बल्कास। यहाँ पे आपको किर्गिस्तान में एक लेक दिखाई देगी, इसका नाम है लेक इसक्कुल। लेक इसक्कुल, इसके बारे में हम डिटेल से किर्गिस्तान में पढ़ेंगे। ये जो है दुनिया में ऊंचाई में स्थित जितनी भी लेकें हैं उसमें लेक टिटिकाना के बाद दूसरे नंबर पे हाइट में स्थित लेक है, बड़ी लेक है जो कि नौकागम्य है, मतलब ऊंचाई पे स्थित ऐसी लेक जिसमें नाव चल सकती है। यहाँ पे आपको एक अरल सील मिलेगा जो लगातार सूखता चला जा रहा है। 1960 में जितना बड़ा अरल सी हुआ करता था उसका 10% ही आज की तारीख में बचा है। क्यों बचा है ये भी हम आगे जानेंगे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ पे आपको एक माउंटेन श्रृंखला मिलेगी जिसका नाम है अताई माउंटेन। अताई माउंटेन कहाँ मिलेगा? रसिया, मंगोलिया और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे यहाँ पर मिलेगा आपको अताई माउंटेन। ठीक है, अताई माउंटेन दिखाई देगा। और यहाँ पे का जो वेदर है वो वेदर बहुत ही ड्राई वेदर होता है। यहाँ पे गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं और सर्दियाँ जो है बहुत ठंडी होती हैं। मेनली यहाँ जो है 5 लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप के लोग पाए जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखे हैं उज्बेक, कजाक, ताजिक, तुर्कमेन और किर्गिस। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। उज्बेक सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उज्बेकिस्तान की जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उज्बेकिस्तान की है इन 5 देशों में। तो इन 5 एथनिक ग्रुप के लोगों के नाम पे ही इन देशों का नाम रखा गया है। और मेनली ये इस्लाम जो है, इस्लाम डोमिनेंट जो है, यहाँ पे इस्लाम मेन रिलीजन है, मेन धर्म इन 5 देशों का जो है वो इस्लामी है। इस्लाम के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भाषाएं बोली जाती हैं, जिस जिस देश के ये लोग हैं वो भाषाएं बोलते हैं। इसके अलावा रशियन लैंग्वेज भी यहाँ पे बोली जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आमू दरिया, सिरदरिया दोनों जो रिवर हैं वो अरल सागर में आके गिर जाती हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। हम बात करें कजाकिस्तान के बारे में, तो कजाकिस्तान का मतलब हिंदी में होता है साहसियों की भूमि। मतलब यहाँ के जो रहने वाले देश है काफ़ी साहसी होते हैं, ऐसा माना जाता है। कजाकिस्तान एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। देखिए यहाँ जो यूराल नदी है, इससे इस तरफ का कजाकिस्तान जो है वो यूरोप का हिस्सा है, इस तरफ का कजाकिस्तान जो है वो एशिया का हिस्सा है। तो कजाकिस्तान एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। इसकी कैपिटल नूर सुल्तान है। पहले इसकी कैपिटल जो है अस्ताना हुआ करती थी, अस्ताना का नाम बदल के अब नूर सुल्तान रख दिया गया है। यहाँ पे आपको अस्ताना दिख रहा है क्योंकि ये मैप पुराना है, इसका नाम बदल के हो गया है नूर सुल्तान। याद रखिएगा, नूर सुल्तान। यहाँ की जो करेंसी है वो है टेंगे। बॉर्डरिंग कंट्री की बात करें, उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। बॉर्डरिंग कंट्री में आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए आपको मिलेगी रशिया, रशिया से बॉर्डर साझा करता है, चाइना से बॉर्डर साझा करता है, किर्गिस्तान से बॉर्डर साझा करता है और तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर उज्बेकिस्तान से बॉर्डर साझा करता है। इतने देशों से मिलकर ये जो है बॉर्डर साझा करता है। तो याद रखिएगा कि कौन कौन से देशों से बॉर्डर साझा करता है कजाकिस्तान। कौन कौन से देशों से करता है? उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। अपने मैप में देखिए, मैप या एटलस अपने सामने निकाल के रखिए, या आप ग्लोब में भी देख सकते हैं। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो यहाँ आपको मेनली 2 वाटर बॉडीज मिलेंगी, अरल सी और कैस्पियन सी। देखिए ये यहाँ पे अरल सी आपको दिख रहा है, अरल सी जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है, और इधर आपको कैस्पियन सी दिख रहा है। कैस्पियन सी के साथ भी ये बॉर्डर साझा करता है। दोनों लेक हैं, सी नहीं, सी में से कोई सा भी नहीं है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री यही है। ठीक है जी, लैंडलॉक कंट्री सबसे बड़ा यही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो लैंडलॉक कंट्री आता है वो इसके बगल में आपको जो दिखेगा मंगोलिया। मंगोलिया दूसरे नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब स्थल रुद्ध देश, जो डायरेक्ट किसी समुद्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जो अस्ताना नूर सुल्तान है दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी है। दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी जो है वो इसके बगल में एक देश आपको मिलेगा मंगोलिया। देखिए मैप में आप, चाइना के ऊपर मिलेगा मंगोलिया, रशिया के नीचे मिलेगा मंगोलिया, रशिया चाइना के बीच में मिलेगा मंगोलिया। उसकी जो कैपिटल है वो दुनिया की सबसे ठंडी कैपिटल है। क्या नाम है उसका? कमेंट करके आप मुझे बताइए उसका मंगोलिया की राजधानी का नाम है क्या।
क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये दुनिया की जो सबसे बड़े बड़े देश है उसमें 9वें नंबर पे आता है कौन सा देश, कजाकिस्तान। 7वें नंबर पे आता है भारत। 8वें नंबर पे कौन सा देश आता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, गूगल कीजिए, विकिपीडिया कीजिए, आप देखिए 8वें नंबर पे कौन सा देश आता है। इस देश से होकर नदी बहती है यूराल नदी। यूराल नदी कहाँ बहती है मैंने आपको बता दिया, ये यूराल नदी होकर बहती है और आगे कैस्पियन सागर में गिर जाती है, यूराल पर्वत से निकलती है और इसको 2 हिस्सों में बांटती है। इधर वाला हिस्सा जो है वो यूरोप का हिस्सा है, इसलिए ये एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। यहाँ पे आपको एक लेक मिलेगी, लेक बल्कास। यह है लेक बल्कास जो कि कैस्पियन सागर, जो कि खारे पानी की झील है, दुनिया की सबसे बड़ी झील है। अगर हम बात करें दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की दूसरे नंबर की झील, साल्ट वाटर की दूसरे नंबर की झील लेक बल्कास ही है। खारे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सी है, और वैसे भी दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी है, लेकिन खारे पानी की दूसरे नंबर की जो झील है क्षेत्रफल के हिसाब से वो लेक बल्कास है, जो कि अर्धचंद्राकार हाल्फ मून आकार की है और यहाँ पे आपको कजाकिस्तान में दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे क्या होता है कि इस देश में कजाकिस्तान में यूरेनियम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम यूरेनियम के भंडार की बात करें तो कजाकिस्तान में जो है यूरेनियम का काफ़ी भंडार है, काफ़ी मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्शन की तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का प्रोडक्शन कजाकिस्तान करता है। हालांकि यहाँ पे जो भंडार है वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है, सेकंड नंबर पे भंडार है ऑस्ट्रेलिया के बाद, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, कजाकिस्तान करता है। ऑस्ट्रेलिया जो प्रोडक्शन करती है वो तीसरे नंबर पे करती है, दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन करता है कनाडा, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि यूरेनियम का कजाकिस्तान में काफ़ी मात्रा में भंडार है और दुनिया में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कजाकिस्तान करता है और काफ़ी मात्रा में भारत भी कजाकिस्तान से यूरेनियम लेता है, ठीक है। कजाकिस्तान से काफ़ी मात्रा में भारत भी यूरेनियम लेता है। यहाँ पे आपको एक स्पेस पोर्ट मिलेगा। स्पेस पोर्ट बोले तो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने का स्टेशन, उसे स्पेस पोर्ट बोला जाता है, कि दुनिया का सबसे पुराना स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है बाइकनूर कॉस्मोड्रोम। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा बाइकनूर कॉस्मोड्रोम। यहाँ पे ये जो स्क्वायर बना हुआ है यही जगह है बाइकनूर कॉस्मोड्रोम, और यहाँ से दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। आपको पता होगा दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो था वो स्पुतनिक 1 था। वो इसी जगह से लॉन्च किया गया था, कहाँ से, बाइकनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था स्पुतनिक 1। दुनिया का सबसे पहला स्पेस फ्लाइट जिसमें आदमी बैठ के गया या मानव के साथ वो स्पेस फ्लाइट गई, तो दुनिया में सबसे पहला अंतरिक्ष में जाने वाला जो आदमी था उसका नाम था यूरी गगेरियन, जो कि रशिया का रहने वाला था। तो वो यहाँ से ही गया था, क्योंकि ये हिस्सा उस समय 1975 से पहले या 1991 से पहले यह हिस्सा यूएसएसआर का ही हुआ करता था। जब यूएसएसआर का हुआ करता था तो ये जो बाइकनूर कॉस्मोड्रोम है, तो ये स्पेस स्टेशन भी रशिया का ही हुआ करता था। हालांकि ये स्पेस स्टेशन अभी भी रशिया का ही है। रशिया ने कजाकिस्तान से इस स्पेस स्टेशन को, किसको, बाइकनूर कॉस्मोड्रोम को लीज पे लिया हुआ है। कब तक, 1950 तक ये स्पेस स्टेशन रशिया के पास ही रहेगा। तो जो फर्स्ट स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गई थी दुनिया से, जिसमें यूरी गगेरियन साहब बैठे हुए थे, उसका नाम था वोस्टोक 1। वो भी इसी स्पेस स्टेशन से, कौन से बाइकनूर कॉस्मोड्रोम से ही लॉन्च करी गई थी। भारत का जो पहला सैटेलाइट था जिसका नाम था आर्यभट्ट, भारत का पहला स्पेस सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट, क्या नाम था उसका, आर्यभट्ट, वो भी इसी स्पेस स्टेशन से छोड़ा गया था। पहला इंडियन सैटेलाइट 1975 में इसी स्पेस स्टेशन से छोड़ा गया था, इसका नाम था आर्यभट्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिसका नाम है, स्पेस स्टेशन का नाम बाइकनूर कॉस्मोड्रोम, वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्पेस पोर्ट, लीज टू रशिया टिल 2050। 1950 मैंने गलत बोला है, 1950 नहीं है, 2050 तक, 2050 तक ये स्पेस स्टेशन जो है रशिया के पास है लीज पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। स्पुतनिक 1, वोस्टोक 1, आर्यभट्ट 1, तीनों मैंने आपको बता दिए। 111 क्यों है, ये सबसे पहला स्पेस फ्लाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो स्पेस में गया, वोस्टोक 1 जो इंसान को लेकर स्पेस में गया, और आर्यभट्ट जो भारत का पहला सैटेलाइट था, फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट। अब मुझे आपको कमेंट करके बताइए कि दुनिया में से एक डॉग था, फीमेल डॉग, जिसको भेजा गया था स्पेस में बाई रशिया ही उसको भेजा गया था और इसी स्पेस स्टेशन से भेजा गया था, उस डॉग का क्या नाम था, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
दूसरा ये जो देश है कजाकिस्तान, यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं स्टेपीज। घास के मैदान को स्टेपीज बोलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं क्योंकि ये जो जगह है वो 22.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में आती है, तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड होंगे यहाँ पे, ठीक है। वो ज्योग्राफी का दूसरा विषय ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होते हैं वो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्टेपीज, स्टेपीज बोलते हैं। और उन स्टेपीज को एक स्पेशल स्टेपीज है जिसका नाम है सरकैया ग्रासलैंड। जो सरकैया ग्रासलैंड है इस वाले क्षेत्र में कजाकिस्तान में, वो एक यूनेस्को की साइट भी है, याद रखिएगा। ये कजाकिस्तान आपने देख लिया, ये अस्ताना नहीं है, नूर सुल्तान है। ये वो स्पेस स्टेशन है जो बाइकनूर कॉस्मोड्रोम में है, यही है दुनिया का सबसे पहला स्पेस स्टेशन, ठीक है। ये वो लेक बलकास है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और एशिया की बड़ी बड़ी झीलों में इसका भी नाम आता है लेक बलकास, जो अर्धचंद्राकार है, यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। यहीं पे चाइना और इस बॉर्डर पे चाइना और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे आपको दिखाई देगा अल्ताई माउंटेन रेंज, सॉरी। अब हम बात करेंगे किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान भी एक लैंड लॉक कंट्री है, सारे ही के सारे पांचों के पांचों देश जो हैं वो लैंड लॉक कंट्री हैं। किर्गिस्तान का मतलब होता है 40 ट्राइब्स लैंड, मतलब 40 आदिवासियों की जगह, आदिवासी बोलेंगे इनको, 40 ट्राइब्स की लैंड को बोलते हैं किर्गिस्तान। इसकी कैपिटल है बिश्केक, बिश्केक इसकी कैपिटल है। करेंसी है इसकी सोमवार मंगल बुध वाली सोम, ओम सोम सोम, अमरेशपुरी वाला सोम। तो सोम इसकी कैपिटल है, किसकी? किर्गिस्तान की कैपिटल नहीं है, करेंसी है। कैपिटल क्या है? बिश्केक, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आती है। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। ये एक पूरे का पूरा जो देश है किर्गिस्तान, ये पूरा माउंटेनियस कंट्री है, इंटायरली माउंटेनियस, ये पूरा का पूरा माउंटेनियस कंट्री है। और यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, पूरे के पूरे पर्वत को बोलते हैं हम त्यानशियान पर्वत श्रृंखला, त्यानशियान पर्वत श्रृंखला, त्यानशियान, याद रखिएगा, त्यानशियान, जो कि पामीर की गांठ से ऊपर की तरफ उत्तर पूर्व दिशा में निकलती है, त्यानशियान पर्वत श्रृंखला। इसी पर्वत श्रृंखला के आसपास एक लेक पाई जाती है, इसका नाम है इसक कुल। देखिए ये इसक कुल है, इसक कुल एक खारे पानी की झील है, याद रखिएगा, मीठे पानी की झील नहीं है। हालांकि पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बर्फ के पिघलने से झील बनी है, लेकिन फिर भी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है तो इसका पानी आसानी से जमता नहीं है, आसपास की सब जगह बर्फ गिर जाती है लेकिन पानी नहीं जमता है क्योंकि वो खारा है, इसलिए इसको गर्म पानी की झील भी यहाँ पे बोला जाता है। हालांकि गर्म नहीं है, खारा है। इसक कुल जो है वो एक नौकागम्य मोटरेबल बोट चलने वाली झीलों में, ऊंचाई पे स्थित झीलों में दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है। हाइट पे स्थित दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है इसक कुल। नंबर 1 जो झील है उसका नाम क्या है? लेक टिटिका, ठीक है, लेक टिटिका। लेक टिटिका कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, नॉट अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है लेक टिटिका, जो ऊंचाई पे स्थित सबसे बड़ी झील है। नंबर 2 पे आती है इसक कुल, जो इसी देश में है। इसको स्विट्जरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे में काफ़ी बर्फ गिरती रहती है सर्दियों में, और सारे क्षेत्र में पहाड़ हैं, इसलिए इसको स्विट्जरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है। इंटायरली माउंटेनियस कंट्री है। मेन आपको याद रखना है, यहाँ पे किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और किर्गिस्तान की करेंसी है सोम, और यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है त्यानशियान। बॉर्डरिंग कंट्रीज आप याद कर सकते हैं, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। देखिए ये देखिए लगा आपको, कजाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 4 ही देश हैं इसके चारों तरफ। चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अपने मैप में आप इनको लोकेट कीजिएगा, ठीक है जी। मैंने आपको लेक बलकास जो पढ़ाया था वो मैंने आपको बता दिया था। लेक बलकास क्या है? खारे पानी की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, कैस्पियन सी के बाद। इसक कुल जो है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक है। नंबर 1 पे आती है लेक टिटिका, जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में आती है। कौन से देश में आती है कमेंट करके बताइए। ये आपको दिखाई दे रहा है किर्गिस्तान, ये दिखाई दे रही है आपको, इसकी कैपिटल है बिश्केक। यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको लेक इसक कुल, ये आपको त्यानशियान पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, और यहाँ से एक नदी निकल रही है। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है सिर दरिया। त्यानशियान पर्वत श्रृंखला से ओरिजिनेट होती है सिर दरिया। अभी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। यही आपको जो दिखाई दे रही है ये है लेक इसक कुल। काफ़ी टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव जगह है ये, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे घूमने भी आते हैं। यह है लेक इसक कुल। चारों तरफ आपको इसको बड़े बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं और बीच में एक खारे पानी की झील, मीठे पानी की नहीं है, खारे पानी की झील है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा।
अब हम बात करेंगे तजिकिस्तान की। काकी खत्म हो गया, ताऊ से शुरू हो रहे हैं, ता पे आ गए हम। काकी ताऊ तुर्क हैं। तजाकिस्तान जो है इसकी कैपिटल है 1090। 1090 1090 से मैं इसको याद रखता हूँ, 1090। कजाकिस्तान के बाद हमारा जो है तजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या थी? देखिए कजाकिस्तान की कैपिटल फिर से हम शुरू से याद करेंगे। कैपिटल कजाकिस्तान, इसकी कैपिटल थी नूर सुल्तान। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछी जाती है। कजाकिस्तान की कैपिटल थी नूर सुल्तान। उसके बाद हम आ गए किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल थी बिश्केक। उसके बाद हम अभी आ गए हैं कहाँ पे? अभी हम आ गए हैं तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की कैपिटल है तजिकिस्तान की 1090। सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा देश मैंने आपको बताया था कजाकिस्तान, और सबसे छोटा देश सेंट्रल एशिया का है तजिकिस्तान। इससे बॉर्डर बनाने वाले देश हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा ये किर्गिस्तान, इधर मिलेगी चाइना, नीचे मिलेगा अफगानिस्तान, और इधर मिलेगा उज्बेकिस्तान। तो इतने देश इससे बॉर्डर बनाते हैं, चाइना, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये आपसे पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान इससे बॉर्डर बनाता है। अफगानिस्तान जिस एरिया में इससे बॉर्डर बनाता है उसे कहते हैं हम, देखिए यहाँ पर उसे कहते हैं हम वखान कॉरिडोर। ये जो जगह है ना, पतली सी जगह जो भारत और तजाकिस्तान के बीच में आती है, भारत और तजाकिस्तान के बीच में आप मैप देखिए, पतला सा कॉरिडोर आपको दिखाई देगा, जिससे अफगानिस्तान आके भारत के पीओके वाले क्षेत्र से जुड़ जाता है। वो पतला सा ही कॉरिडोर है। मैप में देखिए, इंडिया के मैप में उस कॉरिडोर को हम क्या बोलते हैं? वखान कॉरिडोर। ये एक वखान कॉरिडोर है, ठीक है, यह है वखान कॉरिडोर। ये जो तजाकिस्तान है, यहाँ पे जो ये पर्वत है इसको बोलते हैं पामीर माउंटेन। पामीर माउंटेन को हम दुनिया की छत भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। ये है पामीर माउंटेन, ठीक है, ये पामीर माउंटेन है। यहाँ से जो पामीर माउंटेन से नदियाँ निकलती हैं वो आपस में जुड़ के बन जाती हैं आमू दरिया। आमू दरिया पीछे यहाँ से निकली थी सिर दरिया, यहाँ से सिर दरिया ओरिजिनेट हो रही थी। कहाँ से? ये जो पर्वत श्रृंखला थी तियानसियान, और पामीर से ओरिजिनेट कौन सी हो रही है? आमू दरिया, ठीक है, सिर दरिया, आमू दरिया जो मैंने आपको बताई थी। तजाकिस्तान कैपिटल 1090, सीमा बनाने वाले देश चाइना, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। एक इम्पोर्टेंट बात और है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। ये ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है फैटचेंको ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल को छोड़ दें तो अदर देन पोलर रीजन को छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन से देश में है? तजिकिस्तान में है। कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? पामीर पर्वत श्रृंखला में है। वैसे तजिकिस्तान में बहुत सारे ग्लेशियर और बहुत सारी नदियां हैं। क्यों? यहाँ की दुनिया के बड़े बड़े ऊंचे पर्वत यहाँ पे हैं, ठंडी जगह है, पामीर माउंटेन है, दुनिया की छत है। यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसका नाम है फैटचेंको ग्लेशियर, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है। फैटचेंको ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर तजाकिस्तान में पामीर माउंटेन रेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। तजाकिस्तान में एक एयरबेस भी है जो भारत ने जाके बनाया है। भारत का पहला एयरबेस और इकलौता एयरबेस है जो भारत देश से बाहर है। उस एयरबेस का नाम है फारकोस एयरबेस। फारकोस एयरबेस, फारखोर एयरबेस जो है वो भारत का एयरबेस है। भारत का एक एयरबेस है कहाँ? तजाकिस्तान में। फैटचेंको ग्लेशियर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे मुख्य रूप से दो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, पामीर रेंज और अलय रेंज। ये भी एक माउंटेनियस कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी जब पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारे ग्लेशियर हैं, तो नदियाँ भी बहुत सारी होंगी। तो यहाँ पे नदियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है इस देश में। तजिकिस्तान में मोर देन 900 नदियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। तजाकिस्तान और भारत के बीच में, भारत के पीओके वाला क्षेत्र जो है उसके बीच में एक जो कॉरिडोर है उसको हम बोलते हैं वखान कॉरिडोर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान भारत से किस कॉरिडोर से जुड़ता है, उसका नाम है वखान कॉरिडोर। ये तजाकिस्तान आपने देख लिया है, ये तजाकिस्तान आपने देख लिया है। अब हम दो नदियों की बात कर लेते हैं जो सेंट्रल एशिया की मेन नदियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आमू दरिया की। तो आमू दरिया जो है वो पामीर माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, यहीं से ओरिजिनेट होती है। ये पामीर माउंटेन है, अभी आपने इस देश में देखे, ये तजिकिस्तान में जो ये जगह है ये पामीर माउंटेन है, भारत के जस्ट ऊपर, ऊपर मतलब नॉर्थ में। तो आमू दरिया जो है पामीर माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। कहाँ जाके गिरती है? दोनों दरिया, आमू दरिया, सिर दरिया अरल सागर में जाके गिरती हैं। सर दरिया मैंने आपको बताया तियानशान माउंटेन से ओरिजिनेट होती है उज्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में ओरिजिनेट होती है, उज्बेकिस्तान से होती हुई जाके अरल सागर में गिर जाती है।
आमू दरिया पामीर माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। आमू दरिया दो नदियों के मिलने से बनती है। वक्स और पंज कोई आपसे नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है कि आमू दरिया कौन कौन से देश के बॉर्डर पे बहती है। तो आमू दरिया जो है वो अफगानिस्तान का बॉर्डर बनाती है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे होके बहती है। फॉर्म द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान विद तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। सिर दरिया जो है वो तियानशान माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, किर्गिस्तान में फ्लो होती हुई उज्बेकिस्तान से होती हुई जाके कजाकिस्तान के भी साउथ वाले हिस्से में जाके बहती है, कजाकिस्तान के भी साउथ वाले हिस्से में बहती है और जाके अरल सागर में गिर जाती है। अब देखिए दोनों नदियां जाके गिर रही हैं अरल सागर में। लेकिन जब लेनिन नाम का शासक बोलेंगे उसे डिक्टेटर जो भी बोलें आप, सोवियत रूस में यूएसएसआर में जब लेनिन हुआ करते थे तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हम इन दोनों नदियों का पानी नहरों के द्वारा दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मोड़ देते हैं, जिससे कि यहाँ पे कपास की खेती और भी बहुत सारी कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। तो सिर दरिया और आमू दरिया में बहुत सारी नहरें बनाई गई 1950-1960 के दशक में। और उन नहरों के बनाने से क्या हुआ, कपास काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस होने लगा। इवन उज्बेकिस्तान में तो इतना कपास पैदा होने लगा कि उज्बेकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा कपास पैदा करने वाला देश और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास का निर्यातक भी बन गया है, कॉटन का। लेकिन इन नहरों के बनाने से क्या हुआ, ये जो पानी घूम फिर के जा रहा था इस अरल सागर में, ये पानी जो अरल सागर में जाता था वो पानी अरल सागर में जाना बंद हो गया, क्योंकि उसका इस्तेमाल होने लगा इस क्षेत्र में कपास की खेती में, और अरल सागर धीरे धीरे सूख गया। 1960 में जितना बड़ा अरल सागर हुआ करता था वो अरल सागर का 10% हिस्सा ही आज की तारीख में बचा है। ये एक दुनिया में एक बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी की जो है, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, नेचुरल त्रासदी है, ठीक है, पर्यावरण त्रासदी मान कह सकते हैं इसको, अरल सागर का सूखना। यहाँ पे तियानशान है, यहाँ पे पामीर माउंटेन है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आमू दरिया, सिर दरिया, ठीक है। ये किर्गिस्तान है, ये तजिकिस्तान है। जो आपको दिख रही नदी ये है सिर दरिया, ये किर्गिस्तान से ओरिजिनेट हो रही है और इस तरह से घूमती हुई उज्बेकिस्तान में होती हुई कजाकिस्तान को साउथ वाक से होती हुई जाके गिर जा रही है अरल सागर में। ये जो नदी आपको दिख रही है ये तजाकिस्तान देश है और ये पामीर की गांठ है, पामीर नोट, और इस तरह से बहती हुई दो नदियों के मिलने से बनती हुई इस तरह से बहती हुई अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, उसके बाद उज्बेकिस्तान और कुछ तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर बनाती हुई और जाके गिर जा रही है अरल सागर में। पामीर माउंटेन की बात करें तो पामीर को हम दुनिया की छत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है और यहाँ से बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। पामीर माउंटेन मेनली 4 देशों में है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। इन 4 देशों में जो है पामीर माउंटेन फैला हुआ है। मुख्य रूप से तजाकिस्तान में है, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में है। कुछ पर्वत श्रृंखलाओं का जंक्शन बनाता है, जैसे कि देखिए ये पामीर माउंटेन है, इधर को ऊपर की तरफ आप जाएंगे, यहाँ पे उत्तर पूर्व की तरफ ये पर्वत श्रृंखला निकल गई, इसका नाम है तियानशान, ठीक है जी। चाइना की तरफ जो पर्वत श्रृंखला यहाँ से निकल गई उसका नाम है कुनलुन-शान। ये कुनलुन-शान चाइना चली जाती है, तियानशान जो है वो ऊपर की तरफ उत्तर पूर्व में चाइना, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए चला जाती है। अफगानिस्तान की तरफ बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ यहाँ से जो पर्वत श्रृंखला निकलती है उसका नाम है हिंदू कुश, और इसी के नीचे से पाकिस्तान में निकलती है सुलेमान पर्वत श्रेणी। भारत की तरफ का बात करें तो भारत में एक आती है काराकोरम और नीचे की तरफ आती है हिमालय। इतनी सारी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ से निकलती हैं। पामीर की गांठ से जैसे टाई होती है, टाई से बहुत सारी टाई, जैसे टाई की नोट होती है और उससे 3 तरफ उसकी श्रृंखलाएं चली जाती हैं, ऐसे ही पामीर की गांठ से चारों तरफ को पर्वत श्रृंखलाएं निकल रही हैं, इसलिए इसे पामीर नोट या पामीर की गांठ कहा जाता है और इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, पामीर नोट। जैसे यहाँ पे एक पामीर नोट है, ऐसे यहाँ पे आप जाएंगे तुर्की में तो यहाँ पे अर्मीनियन हाईलैंड की नोट है, यह है अर्मीनियन हाईलैंड, यहाँ पे अर्मीनियन हाईलैंड की नोट है। हालांकि जब मैंने आपको वेस्ट एशिया पढ़ाया है ये वाला तब मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये अर्मीनियन हाईलैंड है, यहाँ से भी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। ये एक निकलती है यहाँ से काकेशस, इधर निकलेगी तुर्की में पोंटिक, नीचे की तरफ तुर्की में तारुस, इधर आप आएंगे इराक ईरान वाले क्षेत्र में तो नीचे मिलेगी जगरूस, ऊपर ईरान में देखेंगे तो अलबरूस, और अलबरूस आके हिंदू कुश से मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये सारे की सारी जो पर्वत श्रृंखला हैं एक ही समय में धरती पे आई हैं, एक ही टाइम की हैं, एक ही टाइम पीरियड की हैं, ये सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं। तो पामीर जो है, पामीर को दुनिया की छत कहा जाता है इसीलिए क्योंकि वहाँ से बहुत सारी ऊंची ऊंची
मुख्य रूप से दुनिया की जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं वो निकलती हैं और हिमालय तो सबसे ऊंची है। कौन कौन से निकलती हैं मैंने आपको बताया, तियानसियान, काराकोरम, तियानसियान, काराकोरम, कुल्लुन, हिंदू कुश और हिमालय। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तियानसियान, कुल्लुन, काराकोरम, हिमालय और हिंदू कुश। कहाँ से निकल रही है? पामीर नोट से, पामीर की नोट से। अब हम बात करेंगे उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, इंग्लिश में बोलते हैं ताशकेंद। ये ताशकेंद वही कैपिटल है जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस युद्ध के बाद एक एग्रीमेंट करा गया इसी जगह ताशकंद में। ताशकंद जब यूएसएसआर के अंदर आता था तो मध्यस्थता यूएसएसआर कर रहा था, तब उज्बेकिस्तान नहीं होता था, तब ये कैपिटल भी नहीं होती थी। तो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ 10 जनवरी 1966 को। किसके बीच में हुआ? भारत के थे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के थे अयूब खान, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था 10 जनवरी 1966 को यूएसएसआर की मध्यस्थता में। और उसके अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध हालात में ताशकंद में ही मृत्यु हो जाती है। तो उज्बेकिस्तान जो है वो डबल लैंडलॉक कंट्री है। डबल लैंडलॉक कंट्री मतलब इसके आसपास के जो देश हैं, कौन कौन से देश हैं? यहाँ आपको कजाकिस्तान दिखेगा, इधर आपको आगे किर्गिस्तान दिखेगा, इधर तजाकिस्तान दिखेगा, नीचे अफगानिस्तान दिखेगा और इधर तुर्कमेनिस्तान दिखेगा। ये जो मैंने आपको देश बताया इसके जो बॉर्डर सजा करने वाले देश हैं वो सारे के सारे देश भी लैंडलॉक कंट्री हैं। और उन लैंडलॉक कंट्री के बीच में ये कंट्री है, मतलब इसके बगल वाला देश भी समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है, तो ये डबल लैंडलॉक कंट्री बन गया। अब इस अरल सी को देख के सी मत बोलिएगा ये एक झील है, ये समुद्र नहीं है। तो जो हमारा उज्बेकिस्तान है वो डबली लैंड लॉक कंट्री है। मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, डबली लैंड लॉक कंट्री है। दुनिया का सबसे बड़ा डबली लैंड लॉक कंट्री है। दुनिया में दो ही देश हैं जो डबली लैंड लॉक कंट्री है, दूसरा यूरोप में स्विट्जरलैंड के पास है। नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए, यूरोप में स्विट्जरलैंड के पास। बहुत बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है। दुनिया में दो ही डबली लैंड लॉक कंट्री है, सबसे बड़ा है उज्बेकिस्तान। मेनली ये दो नदियों के बीच में आता है, आमू दरिया और सिर दरिया के बीच में। तो यहाँ पे काफ़ी नहरें बनाई गई हैं और कॉटन काफ़ी मात्रा में पैदा करी जाती है उन नहरों की वजह से, जिसकी वजह से अरल सागर सूख भी रहा है। तो सेकंड हाईएस्ट कॉटन का एक्सपोर्टर बन गया है ये देश और 5th प्रोड्यूसर बन गया है ये देश। यहाँ पे नेचुरल गैस, यूरेनियम और गोल्ड के काफ़ी मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। ये जो देश है अपनी मस्जिदों और मकबरों के लिए जाना जाता है। पुराने समय से ही मॉस्क्यूज एंड मौसोलियम के इसलिए जाना जाता है। पुराने समय में जो सिल्क रोड हुआ करती थी, जो चाइना से जेके मेडिटेरियन सी तक जाया करती थी सिल्क रूट, उस सिल्क रूट पे कुछ बहुत अच्छे अच्छे शहर पड़ते थे। उनमें से एक शहर था समरकंद। एक समरकंद जो आपने एंशियंट हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा, इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर था समरकंद, वो इसी देश में है। समरकंद और बुखारा और भी आपको कुछ हिस्ट्री में बड़े फेमस सिटी मिलेंगे, वो उज्बेकिस्तान में ही है। समरकंद जहाँ से बाबर भारत पे आक्रमण करने आया था, बाबर कभी समरकंद का शासक हुआ करता था। उज्बेकिस्तान में है समरकंद, याद रखिएगा। सीमा साझा करने वाले देश मैंने आपको बता दिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। देखिए मैप में देखिए, कजाकिस्तान, इधर मिलेगा तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनके साथ ये सीमा साझा करता है। कैस्पियन सी के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है, अरल सागर के साथ ये सीमा साझा करता है। कौन सा देश? उज्बेकिस्तान। यह है उज्बेकिस्तान। हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन सेंट्रल एशिया। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, उज्बेक जो है सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन पाँचों जो है एथनिक ग्रुप के लोग हैं उनमें उज्बेक सबसे ज़्यादा है। और सेंट्रल एशिया में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री उज्बेकिस्तान ही है। क्योंकि यहाँ पे आमू दरिया और सिर दरिया के बीच में पानी की काफ़ी अच्छी मात्रा है, नहरें हैं और कृषि भी होती है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सेंट्रल एशिया की उज्बेकिस्तान में ही पाई जाती है। हालांकि सबसे बड़ा देश जो है वो कजाकिस्तान है सेंट्रल एशिया का। ये ताशकंद एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अश्गाबाद, याद रखिएगा। यहाँ पे एक ब्लैक सैंड का, काले रेत का रेगिस्तान पाया जाता है जिसे कहते हैं काराकुम डेजर्ट। इसके लगभग 80% क्षेत्र में काराकुम डेजर्ट पाया जाता है। ये काराकुम डेजर्ट है। कुछ नदियाँ जो हैं, कुछ आमू दरिया से कुछ नहरें काराकुम डेजर्ट की तरफ भी बनाई गई हैं ताकि इस क्षेत्र में पानी मिलता रहे। काराकुम डेजर्ट मतलब काले रेत का डेजर्ट। कैस्पियन सागर के साथ ये देश सीमा साझा करता है तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे आपको एक खाड़ी दिखाई दे रही है, इसका नाम है
कराबोगास की खाड़ी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कराबोगास की खाड़ी कौन से सागर में है, कौन से देश में है? कैस्पियन सागर में है, तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है जी। सीमा साझा करने की बात करें तो ये जो आपको ऊपर देश दिखाई देगा ये है कजाकिस्तान, उसके बाद दिखाई देगा उज्बेकिस्तान, नीचे दिखाई देगा अफगानिस्तान और इधर दिखाई देगा ईरान, इधर दिखाई देगा ईरान। इसकी कैपिटल है अशकाबाद। नदी यहाँ पे बहती है आमू दरिया। ठीक है। वाटर बॉडी कैस्पियन सी है। ब्लैक डेजर्ट इसका नाम कराकुम डेजर्ट है, 80% क्षेत्र में फैला हुआ है। बॉर्डर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, मैंने बता दिया, ईरान याद रखिएगा। यहाँ पे ही है जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, दरवाजा गैस क्रेटर या गेट्स टू द हेल। 1971 में क्या हुआ, यहाँ पे कुछ लोग साइंटिस्ट कुछ खुदाई कर रहे थे कुछ ढूंढने के लिए। खुदाई करते करते पता चला कि वहाँ पे जो है नेचुरल गैस निकलने लगी है, गैस निकलने लगी है। तो उन्होंने क्या करा, साइंटिस्ट लोगों ने 1971 में आग लगा दी, ताकि जितनी गैस होगी निकल रही होगी जल जाएगी और जल के ख़त्म हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। लेकिन 1971 से आज तक मतलब 2022 जनवरी तक ये गैस जो निकल रही है उसमें अभी भी आग लगी हुई है। इतना बड़ा ये एक होल है, इसे कहा जाता है दुनिया में नरक का द्वार। क्या कहा जाता है? नरक का द्वार। दरवाज़ा गैस क्रेटर्स या गेट्स टू हेल कहाँ पे है, कौन से देश में है? ये है जी तुर्कमेनिस्तान में। ये पूछ लिया जाता है आपसे। नेचुरल गैस के बहुत ही ज़्यादा रिजर्व हैं इस देश में। इस देश में नेचुरल गैस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऑयल भी बहुत मात्रा में पाया जाता है और नेचुरल गैस तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। काफ़ी मात्रा में नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट भी करता है देश तुर्कमेनिस्तान, और इतनी मात्रा में करता है कि इसने अपने देश से लेकर और भारत तक एक पाइपलाइन बिछा दी है। बिछाने की बिछाई नहीं है, अंदर प्रोडक्शन अंदर काम चल रहा है इस पाइपलाइन पे। पाइपलाइन का नाम है तापी। तापी का मतलब हुआ 4 देशों के नाम से मिलकर बनी है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ये 4 देशों से होकर ये पाइपलाइन गुजरेगी। इस पाइपलाइन को बनाने में जो खर्च आएगा उसका खर्च का वहन करेगी, फंडिंग करेगी एशिया बैंक, और उस फंडिंग में से 85% जो फंडिंग का हिस्सा है वो देगा तुर्कमेनिस्तान। बाकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया मिला के देंगे 5-5%। इस तरह से एक पाइपलाइन बनाई जाएगी। पहले बांग्लादेश तक जाने का प्रोजेक्ट था, अभी बांग्लादेश तक नहीं जा रही है। भारत में पंजाब में एक जगह है फजलका तक ये पाइपलाइन आएगी। ये पाइपलाइन कहाँ तक आएगी? भारत में पंजाब में फैजल का एक जगह है, वहाँ तक होके आएगी। ठीक है। मुल्तान, पाकिस्तान में मुल्तान से होके गुजरेगी, अफगानिस्तान में गंधार से होके गुजरेगी, और यहाँ से तो तुर्कमेनिस्तान से तो ये पाइपलाइन आ रही है नेचुरल गैस का जो है। भारत में ये क्या करेगी? सेल्स करेगी, परचेज। भारत ने जो एग्रीमेंट किया है 30 साल के लिए एग्रीमेंट किया है, किसके साथ? अफगानिस्तान की जो गैस कंपनी, इसका नाम है अफगान गैस इंटरप्राइजेज। अफगान गैस इंटरप्राइजेज के साथ भारत की कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड ने 30 साल तक के लिए इस कंपनी के साथ, तुर्कमेनिस्तान की कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, सेल्स एंड परचेजिंग एग्रीमेंट। तुर्कमेनिस्तान में जहाँ से ये तापी पाइपलाइन शुरू होगी उस जगह का नाम है गलक्यांस। क्या नाम है उसका? गलक्यांस गैस फील्ड। क्या नाम है? देखिए ये लिखा हुआ है गलक्यांस गैस फील्ड। और भारत में जहाँ तक आएगी उस जगह का नाम है फैजलका, पंजाब में है। ठीक है। तो ये तापी पाइप लाइन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।